नाज़रीन, साउथ चाइना सी से अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चीन ने ताइवान को घेर लिया है। अमेरिका की जानिब से 66 जंगी हथियार देने का ताइवान को ऐलान हुआ। ये जदीद तरीन जंगी हथियार हैं जिससे ताइवान की एयरफोर्स के अंदर बहुत ज्यादा इजाफा हो जाना था। और हम आपको बता रहे थे कि चीन के लिए ये कभी भी कबूल नहीं है। चीन हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं रहेगा कि ताइवान जब वो बहुत ताकतवर हो जाए और उसके बाद वो हमला करेगा, ये कभी भी चीन होने नहीं देगा। और चीन में बहुत इस हवाले से जब वो हंगामी सूरत हाल है। तो अभी सबसे बड़ी खबर साउथ चाइना सी से आपसे ये शेयर कर रहे हैं कि दर्जनों जंगी हथियार और दर्जनों जंगी बेड़े ये चीन की जानिब से रवाना कर दिए गए हैं। ताइवान को इस वक्त घेर लिया गया है और जो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो ताइवान के इतने ज्यादा करीब गए हैं कि तारीख में कभी चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान के इतने करीब नहीं गए। सिर्फ 27 किलोमीटर रह गए थे ताइवान के साहिल से। अभी कुछ देर पहले यह वाकया हुआ है, यानी साहिल के ऊपर खड़े होकर सामने जो चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उनको देखा जा सकता है। इतने करीब चीन के एयरक्राफ्ट आ गए हैं और वहां साहिल से खड़े होकर देखा जा सकता है। हालांकि हर कंट्री की एक उनके जो वाटर की टेरिटरी होती है कई 100 माइल तक, उसमें वो कोई दाखिल नहीं हो सकता। तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि चीन इतने करीब ताइवान के साहिलों के जो है वो जा चुका है। और ताइवान में ये खतरा है कि किसी भी वक्त ये ड्रिल जो है ये रियल इन्वेजन के अंदर जब तब्दील हो सकती है। तो पूरी तरह से ताइवान को इस वक्त जो है वो घेर लिया गया है। ये सबसे हार्श लेवल की जो जंगी मशकें हैं उसका आगाज हो गया है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। ईरान पर हमले के हवाले से रशिया की बड़ी हार्श स्टेटमेंट सामने आई है और रशिया ने अमेरिका को वार्न करते हुए कहा है कि उसको कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे अगर उसने ईरान के ऊपर हमला किया। इससे पहले चाइना ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि न्यूक्लियर वॉर इससे छिड़ सकती है। और रशिया ने अभी स्टेटमेंट जारी की है कि अमेरिका इससे बाज रहे वगरना कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो इससे भुगतने पड़ सकते हैं। और यहां बहुत बड़ा वाकया ये हो रहा है कि सेंटकॉम चीफ जो है वो तल अवीव पहुंच चुका है और इजरायली आर्मी चीफ के साथ उसकी मीटिंग जारी है। और रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि वो बहुत बड़ा हमला जो है वो गजा के ऊपर होने जा रहा है और पूरे रीजन के हवाले से फैसले वहां पर हो रहे हैं। गजा में जो सैकड़ों टैंक्स हजारों फौज दाखिल करनी है उस पर एक हतमी मीटिंग इस वक्त तल अवीव के अंदर जारी है। और आप देखिए रेजिस्टेंस कैसे लड़ रही है। गजा से फिर रॉकेट्स इजराइल के ऊपर फायर हो गए हैं। इस वक्त जब तल अवीव में मीटिंग हो रही है तो गजा ने रॉकेट जब वो इजराइल के ऊपर दाग दी हैं। तो ये पूरी सूरत हाल हम आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, इस वक्त एक शख्स जो है वो दुनिया को इंस्टेबिलिटी और बड़ी जंग की तरफ लेकर जा रहा है और दुनिया को इस बंदे ने सर्वाइवल मोड के अंदर इस वक्त डाल दिया है। और ये शख्स जो है वो अमेरिका का नया मुंतखब होने वाला सदर है। अच्छा, गजा में नाज़रीन जो जंग है वो लंबी चलने वाली है। ईरान जंग का खतरा आपके सामने है, चीन ताइवान जंग आपके सामने है, अफ्रीका में अमेरिका जो है वो फंडिंग कर रहा है उन खाना जंगी के मालिक के अंदर, और यूक्रेन वॉर हमें फैलती हुई नजर आ रही है और जिसमें यूरोप और रशिया की डायरेक्ट वॉर का भी खतरा इस वक्त मौजूद है। अच्छा, मिडिल ईस्ट में जो मंजरनामा है वो पहले आपके सामने रखते हैं और असल प्लान क्या है और इसमें आपको बताएंगे कि रेजिस्टेंस किस तरह बड़ी बैटल लड़ रही है और कितनी भयानक जंग अगले कुछ दिनों में आपके सामने खड़ी है। इस वक्त तल अवीव में एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी के अंदर सेंटकॉम चीफ और इजरायली आर्मी चीफ की मीटिंग जारी है। वो इजरायली आर्मी चीफ जिसने मेजर एक प्लान बना रखा है गजा पर हमले का और उस प्लान के मुताबिक गजा पर हमला हो भी चुका है। गजा पर इस वक्त जो अटैक है ये उसी प्लान का हिस्सा है। इसमें मजीद अभी एस्केलेशन होना बाकी है जिसकी अहम तरीन मीटिंग इस वक्त जारी है। सेंटकॉम का जब भी चीफ आता है इजराइल के अंदर तो उसकी बड़ी अहमियत होती है। जब भी ये चीफ आता है कुछ बड़े फैसले होते हैं। गजा पर हमला करना हो, यमन पर हमला करना हो, लेबनान की जंग छेड़नी हो, कुछ भी करना हो। और जब वो सीरिया में सारे वाकयात हो रहे थे तब भी तो सेंटकॉम चीफ का आना ये किसी बड़ी जंग की हमेशा से ग्रीन लाइट होता है। और अब तो सबसे बड़ी जंग छेड़ने जा रही है तो इसलिए ये मीटिंग इस वक्त जारी है। अच्छा, अब जरा देखिए, चीजों को कनेक्ट करिए और समझिए कि मामला क्या हैं और किस तरह मजीद जा रहे हैं। देखिए, ट्रंप जब आया तो सबसे पहले आकर उसने क्या किया? सबसे पहले तो आकर उसने क्रेडिट लिया कि उसने सीजफायर करवा दिया है और वो तो अमन का दाई है। और जो इलेक्शन सारी कैंपेन उसने की कि मैं जंगों को रुकवाऊंगा और पूरी दुनिया में हेडलाइंस लगी कि देखो ट्रंप ने अपना वादा पूरा कर दिया। पहले दिन से हमने आपको कहा कि ये ऐसा नहीं है। असल में जंगें इसकी वजह से शुरू होने जा रही हैं क्योंकि यरूशलेम का मामला इसी ने किया, ईरान डील इसी ने खत्म की। ये उसी की पॉलिसीज ही का इफेक्ट है जो इस वक्त हम जंगों में कन्वर्ट होता हुआ देख रहे हैं। और ये कोई इरादा नहीं रखता है सीज फायर का, इसको आगे मुकम्मल तौर पर बढ़ाने का। तो आप देखिए कि इसने आते साथ ही पहले हफ्ते या पहले 10 दिनों के अंदर अंदर इसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो एड है वो इजराइल को पास की।
पहली जो एड पास की गई वो $4 बिलियन की थी, और इसके बाद 2000 पाउंड वजनी बॉम्ब, जिसको इवन बाइडेन जामिया ने रोक दिया था। हालांकि बाइडेन ने क्या कुछ नहीं किया इसराइल के लिए। वो 2000 पाउंड बॉम्ब्स और 5000 पाउंड बॉम्ब जो है वो इसराइल को रवाना किए, और फिर बयानात दिए कि ऑल विल हेल आउट ऑन गजा। ये इसके बयानात थे जो वाज़ेह बता रहे थे कि आगे जंग छिड़ने जा रही है। असलहा देकर और पैसे देकर सीजफायर होता है। तो उस वक्त भी जब ये हो रहा था तो हम आपके सामने रख रहे थे कि जंग छिड़ने जा रही है। अच्छा, फिर जो मुआहिदा चल रहा था उसके तहत हालांकि हमास कैदी छोड़ रही थी, और 1 महीने 42 दिन के अंदर अगले तमाम जो इसराइली कैदी हैं वो रिहा हो जाने थे। लेकिन इसराइल को ये किस तौर पर कबूल नहीं था, क्योंकि ये होना था सेकेंड फेज के अंदर, और सेकेंड फेज नेतन्याहू और इसराइल को कबूल नहीं है, क्योंकि सेकेंड फेज के अंदर मुकम्मल जंगबंदी हो जाना थी और कंप्लीट सीजफायर हो जाना था। तो इसलिए इसराइल उसको कबूल नहीं कर सकता था, हालांकि कैदी तो उनके रिहा हो रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि ट्रंप की बाकायदा ग्रीन लाइट के साथ गजा के ऊपर हमला कर दिया गया। पहले एड बंद की गई ट्रंप की ग्रीन लाइट के साथ, फिर हमला कर दिया गया गजा के ऊपर, और यूनिलैटरली एकतरफा तौर पर वो मुआहिदा तोड़ दिया गया जिस पर इसराइल और अमेरिका ने दस्तखत किए थे। और तारीख है, ट्रंप की एक पूरी हिस्ट्री है कैसे वो यूनिलैटरली जो मुआहिदे है वो तोड़ देता है। जो ईरान की डील थी वो भी एकतरफा तौर पर ट्रंप उससे निकल गया था। इवन यूरोपियन के हवाले से भी बहुत सारे ऐसे अमेरिका के मुआहिदे हैं जो ट्रंप पहले दौर के अंदर भी और अब आकर भी ऐसे कई सारे मुआहिदे हैं जिसमें वो एकतरफा तौर पर निकल गया। एक क्लाइमेट चेंज का भी एक बड़ा एग्रीमेंट है, उसे भी अभी ट्रंप निकल गया। ये उसकी एक हिस्ट्री है। तो यहां पर हुआ, आप देखिए जो पहला अटैक हुआ पहले दिन 634 फलस्तीनी शहीद हुए हैं। आप देखिए ये हमारे सामने आते हैं, ये सिर्फ नंबर्स, 634 फलस्तीनी शहीद। ओ भाई 634 फलस्तीनी हैं, उनकी फैमिलीज, उनके बच्चे, ठीक है। 634 फलस्तीनी सिर्फ 24 घंटों के अंदर उन्होंने शहीद कर दिए। और अभी पिछले 24 घंटों की हम बात कर रहे हैं, उसमें क्या स्टैट सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों के अभी स्टैट मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो है वो 42 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं, 42 फलस्तीनी शहीद हुए हैं, और 183 फलस्तीनी जो है वो जख्मी कर दिए गए हैं पिछले 24 घंटों की जो बमबारी है। और इन 183 में कितने सर्वाइव करेंगे, क्योंकि आगे जो है वो हॉस्पिटल्स तो काम नहीं कर रहे, इलाज मिल नहीं रहा, तो इसमें से कितने सर्वाइव करेंगे। 183 इंजर्ड, 42 मर्टायर्ड। तो ये फुल स्केल वॉर नहीं तो मुझे बताइए और क्या है। ये फुल स्केल एग्रेशन नहीं तो और क्या है, जिसमें आपके 24 घंटों के अंदर इतनी कैजुअलिटीज हो रही हैं। अच्छा, अब जरा इस पूरी स्टोरी को कनेक्ट करिए और इसमें देखिए कि इस जंग का जो असल मकसद है, असल जो मकसद है, और ये तय दर तय छुपा हुआ है, और वो असल मकसद है गजा के ऊपर कंप्लीट ऑक्युपाई करना। आप जरा एक चीज को नोट करें, इसराइल जिन 2 बुनियादों के ऊपर जंग लड़ रहा है कि हमास को खत्म करना है और अपने कैदी वापस लाने, यही 2 उनका बयानिया ना। तो हमास ने अपने आप को डिसॉल्व करने के ऊपर वो राजी हो गई है। जो अरब प्लान है उसमें हमास नहीं है, हमास अपने आप को डिसॉल्व करने पर एग्री हो गई है। और हमास तमाम कैदी तो छोड़ ही रही थी, वो तो कब रखना चाहती है इजराइल के कैदियों को। तो दोनों चीजें तो पूरी हो रही हैं, लेकिन अगर ये दोनों चीजें मान ले इसराइल, तो फिर फलस्तीनियों की जेनोसाइड नहीं हो सकती, फलस्तीनियों को डिस्प्लेस नहीं किया जा सकता है। तो ये इसराइल का असल मंसूबा है। तो कभी वो कहेंगे कि हमास के ऊपर हम प्रेशराइज कर रहे हैं, कभी वो हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक कर देंगे, कभी वो कहेंगे शाम हमारे लिए ये खतरा है, कभी मिस्र के ऊपर कर देंगे, कभी यमन के ऊपर जंग छेड़ देंगे, अब ईरान के वो दरपे हैं। तो इन तमाम जंगों को, जो चाहे शाम में लड़ी जाए, चाहे लेबनान में लड़ी जाए, चाहे यमन में लड़ी जाए, बुनियादी पर्पस क्या है, तय दर तय जब आपको जाकर देखेंगे तो आपको इन द कोर, इन द बॉटम आपको ये नजर आएगा कि असल ये जंग जो है ये फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करने की है और जेनोसाइड करने की है। अभी नेतन्याहू का कुछ देर पहले ये बयान सामने आया है कि इन फ्यूचर द स्टेट ऑफ इजराइल विल कंट्रोल इंटायर एरिया फ्रॉम रिवर टू सी, यानी जॉर्डन रिवर से मेडिटेरियन सी तक, जिसमें वेस्ट बैंक आता है, जिसमें गजा आता है, वो नहीं होगा, बल्कि ये सारे के सारे जो है वो इजराइल का पार्ट होंगे। ये दरअसल उनकी जंग है। बाकी जितनी भी चीजें हैं ये उनका इस चीज को हासिल करने के बयानिए हैं, जस्टिफिकेशंस है कि देखो जी यमन से हमें खतरा है तो हम यमन के ऊपर अटैक। ओ भाई यमन से कौन सा खतरा है, ये यमन पर अटैक कर रहे हैं शिपिंग लेन्स खोलने के लिए, हालांकि वो तो अटैक कर ही नहीं रहे, वो तो कह रहे हैं कि गजा का सीजफायर होना चाहिए। वो शाम से हमें ये खतरा है या उधर लेबनान से हमें ये खतरा है। बाकी जितनी भी चीजें हैं ये गजा में ये जुल्म करने की जस्टिफिकेशंस है, बयानिए हैं। और जरा अरबों की भी दास्तान सुन लीजिए, इनके भी कारनामे सुन लीजिए। इन्होंने हमास को सीजफायर गारंटीज दी थी, हमास जिस सीजफायर के ऊपर एग्री हुई थी, इनकी उसमें गारंटी शामिल थी कि ये मुआहिदा जो है वो मुकम्मल आगे बढ़ेगा, इजराइल कंप्लीट सीजफायर की तरफ जो है जाएगा। और इनके कहने के ऊपर हमास ने कैदी छोड़े। उनको क्या अमेरिका के ऊपर एतबार था? भाई हमास ने क्या अमेरिका के कहने के ऊपर कैदी छोड़े हैं?
अमेरिका के कहने के ऊपर सीज फायर किया है, इनकी गारंटीज उसके अंदर शामिल थी। और सीज फायर तोड़ने के बाद, और जिसमें आप देखिए कितनी शहादतें हो चुकी हैं, एक भी प्रैक्टिकल इकदाम अभी तक ये ममालिक जो है वो नहीं उठा सके। इवन ये तो इतना भी नहीं कह सके हैं दो टोक अंदाज के अंदर कि ये जो सीज फायर टूटा है ये इजराइल का बहुत बड़ा जुल्म है और ये इजराइल ही का कसूर है। दो टोक अल्फाज में ये अरब ममालिक ऐसा भी बयान जो है वो नहीं दे सके हैं। और देखिए कि कैसे फलस्तीनियों के साथ जो है बिट्रेल किया गया है। और अब ये अनाउंस कर रहे हैं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स उस ट्रंप को खुश करने के लिए, सिर्फ ट्रंप को खुश करने के लिए, वो ट्रंप जो इजराइल को बम भी दे रहा है, डॉलर्स भी दे रहा है। तो एक तरह से तो जो अरब्स मनी है वो वाया अमेरिका होकर इजराइल ही आ रही है और उसके बम जो है वो फलस्तीनियों के सरों के ऊपर जो है वो फोड़े जा रहे हैं। यानी आप देखिए कि अगर ईरान में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ईरान की इकोनॉमी को मजबूत करते हैं, तो आप रेजिस्टेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यही पैसा, भाई ईरान के पास पैसा नहीं होगा तो रेजिस्टेंस को कैसे देगा। तो आप इन्वेस्ट करेंगे, ईरान की इकोनॉमी ताकतवर होगी तो रेजिस्टेंस को और वो मदद दे सकेंगे। तो यही वहां पर है। अगर आप इस वक्त अमेरिका में इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो अमेरिका जो इजराइल की इस तरह से मदद कर रहा है, तो वो आपका पैसा वाया उधर से होकर इजराइल ही पहुंच रहा है। आप इतने ट्रिलियन डॉलर्स के बदले उनसे ये नहीं मनवा रहे हैं कि अब हमें फलस्तीनी रियासत दे दें, हम इतना पैसा आपके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये सीज फायर करवा दें, बल्कि वो असला भी दे रहे हैं और डॉलर्स भी दे रहे हैं और फलस्तीनियों के सरों के ऊपर जो वो बम फोड़े जा रहे हैं। और जरा अगली भी सुन लीजिए, बिट्रेल की इंतहा देख लीजिए और देख लीजिए कि इस्लामी दुनिया जो है वो किस मरहले से इस वक्त गुजर रही है। बस यही देखना बाकी रह गया था। ग्रीस से क्या खबर सामने आ रही है? ग्रीस से खबर ये सामने आ रही है कि इजराइल, अमेरिका, ग्रीस, इनकी जंगी मशकें हो रही हैं और उसके अंदर 2 अरब ममालिक भी शामिल हैं। इजराइल के साथ इस वक्त 2 अरब ममालिक जो जंगी मशकें कर रहे हैं। एक का नाम कतर है और एक का नाम यूएई है। ये वो ममालिक हैं जिनकी वजह से सीज फायर हुआ। कतर फ्लाइज विद इजराइल इन सरप्राइज मिलिट्री ड्रिल्स। कतर एंड यूएई are flying side by side with the Israeli and US forces. Qatar hasn't normalized ties with Israel. Its presence signals a quiet shift towards regional defense cooperation. न्यूज़ वीक की खबर आपके सामने रख रहे हैं। कतर जो है वो इस वक्त और यूएई इजराइल के साथ इस वक्त जंगी मशकें कर रहे हैं और जब इजराइल जेनोसाइड कर रहा है और कर चुका है। और आप इन ममालिक की जरा स्ट्रेटेजिक जो ब्लाइंडनेस है, ब्लाइंडनेस, वो इसका आप जरा अंदाजा करिए। मतलब ये अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ जंगी मशकें कर रहे हैं और उनसे वेपन्स की तवक्को रखते हैं। तो आप जरा नोट करें, क्या अमेरिका इनको वो वेपन देगा जो इजराइल से सुपीरियर होंगे? क्या इनको वो कैपेबिलिटी सिखाएगा जो इजराइल से सुपीरियर होंगी? कभी भी ऐसा तो नहीं होने वाला है। अच्छा, तो फिर बात यह है कि जब ये इजराइल से लड़ने के काबिल नहीं है तो फिर लड़ना किससे है? ईरान से लड़ना है। ईरान से भी ये नहीं लड़ सकते, तो आपस में लड़ना है। और भाई लड़ना किससे है जब आप ऐसे एक वक्त के अंदर इजराइल के साथ जाकर खड़े हो रहे हैं? तो उसमें से आप हासिल क्या कर रहे हैं? मतलब आप स्ट्रेटेजिक ब्लाइंडनेस का आप आलम चेक करें, इनका हासिल क्या कर रहे हैं? किसके खिलाफ लड़ना है? यही बात तो ईरान ने जो परसों उनकी स्टेटमेंट जारी हुई कि दुश्मन से खबरदार हो जाओ, वो हमारे दरमियान डिवीजन पैदा करके असल में अपना असला बेचना चाहता है। पहले अरबों को यही डराया जाता था ना कि ईरान से खतरा, वो चीन ने सुलह करवा दी, अब वो मामला बेहतर हुए। तो अब ये जनाब उनके साथ जाकर जंगी मशकें कर रहे हैं जिसका कोई हासिल उसूल नहीं है। और अभी कतर को $2 बिलियन का असलहा 2 दिन पहले जब अमेरिका ने पास किया है, ये इन मौकों के बाद ये रिश्वत टाइप चीज होती है। अच्छा, इनको लगता है कि हमें बड़े अमेरिकी सुपीरियर वेपन्स मिल गए, हमने बड़ा कारनामा सर अंजाम दे लिया। और असल में ये समझते हैं कि ये रियलिस्टिक पॉलिसी है। भाई यही अमेरिका और इजराइल हकीकत है और हम इनको मानते हैं। और भाई इस टाइम में आप मानते हैं, और अगर आपने मानना है तो 100 दफा माने, लेकिन उनसे सीज फायर तो करवा लें, ठीक है? उनसे कोई गारंटीज तो ले लें, फिर 100 दफा उनके साथ जाकर खड़े हो जाएं। तो ये समझते हैं कि ये फलस्तीनियों से अपने आप को डिटैच करके यही पॉलिसी ठीक है। हालांकि ये पॉलिसी जो है वो सब देख रहे हैं कि ये बैकफायर हो रही है और जो गवर्नमेंट्स ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप देख लें मिस्र, जॉर्डन और ये सारी गवर्नमेंट जो है इस वक्त किस तरह स्टेक के ऊपर आ चुकी है। और ये ममालिक जो दहाइयों से इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करके बैठे हुए हैं, फिर से ये इजराइल के निशाने के ऊपर है। कुछ इनको जो है वो हासिल इजराइल से नहीं होना है। और उधर अमेरिका और इजराइल क्या कर रहे हैं कि वो नैरेटिव बना रहे हैं फलस्तीनियों को डिस्प्लेसमेंट करने के हवाले से। अखबारों के अंदर बाकायदा सर्वेस जो है वो इस वक्त छपना शुरू हो गए हैं कि फलस्तीनी तो अपनी मर्जी से जाना चाहते हैं गजा छोड़कर। ये बाकायदा बड़े बड़े अखबारों के अंदर छप रहे हैं सर्वेस, और इसको वो वॉलंटरीली माइग्रेशन कह रहे हैं। अच्छा, बच्चों के सरों के ऊपर बम फोड़कर इसको वो अपनी मर्जी की माइग्रेशन करार दे रहे हैं। उनकी एड बंद करके, उनकी बिजली बंद करके, उनका खाना बंद करके, उनका पानी बंद करके और सरों पर बम बार बार मार के वो कह रहे हैं कि ये तो अपनी मर्जी से जो है वो जाना चाहते हैं। तो ये उनका बयानिया है। और फिर अफ्रीकन ममालिक के साथ राब्ते हो रहे हैं। वहां पर जो सिविल वॉर लीडर्स हैं उनको कहा जा रहा है असलहा देंगे, तुम्हें रिकॉग्नाइज कर लेंगे, तुम्हें ये ऑफर्स देंगे, बाद में तुम्हारा सैंक्शंस खत्म कर देंगे।
ये सूडान को, साउथ सूडान को, सोमालिया को, सोमालीलैंड, इन तमाम ममालिक को जो है वो ऑफर्स की जा रही हैं, लेकिन अभी तक इनको वहां पर नाकामी हो रही है। और टर्की का कारनामा भी देख लीजिए, टर्की ने क्या किया। टर्की ने बशार अल असद को गिराया और अमेरिका, इजराइल, यूक्रेन और यूरोप की मदद से मिलकर गिराया। इन सब की मदद के साथ मिलकर टर्की ने बशार अल असद को गिराया। और उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा यह निकला कि इजराइल ने इतनी खौफनाक बमबारी जो है वो शाम के ऊपर की कि $100 बिलियन का शाम का नुकसान हुआ। उनके इक्विपमेंट्स, उनके हथियारे, उनकी बेसेस, $100 बिलियन कम से कम जो है वो उसका नुकसान हुआ। और आप देखिए कि टर्की अमेरिका से यह गारंटी भी नहीं ले सका कि चलो हम तुम्हारे साथ मिलकर बशार अल असद को गिरा रहे हैं तो इजराइल जो है वो शाम के ऊपर बमबारी नहीं करेगा, इजराइल शाम के ऊपर ऑक्यूपेशन नहीं करेगा। ये गारंटीज भी वो नहीं ले सके अमेरिका से। और दूसरी बात यह है कि यहां पर रशिया मौजूद था और रशिया जो है वो इजराइल को रोक कर रखे हुए था कि वो शाम के ऊपर अटैक ना करे। इक्का दुक्का स्ट्राइक होती रहती थी वो, लेकिन शाम के ऊपर वो इस तरह बमबारी नहीं कर सकते थे। अच्छा, जब ये बशार अल असद को गिरा दिया गया तो रशिया की अपनी पोजीशन कंप्रोमाइज हो गई। उनको पता ही नहीं है कि उनकी बेसेस रहनी है या नहीं रहनी, ठीक है। तो वो मुआहदा वहां पर टूट गया और इजराइल को मौका मिल गया जिसका वो दहाइयों से इंतजार कर रहा था, और उसने जनाब जो है वो वहां पर बमबारी कर दी और टर्की नहीं बचा सका सीरिया को। भाई इतने इन्होंने कहा जी ये मास्टर क्लास मूव है जो उर्दगान साहब ने चली है। तो वो मास्टर क्लास उसका मूव का क्या हुआ? सीरिया तबाह करवा दिया। उसके बाद हजारों सिविलियंस जानों से जा चुके हैं। उस वाकये के बाद, ओवरथ्रो के बाद हजारों सिविलियंस जानों से जा चुके हैं और वो वाकयात अभी तक हो रहे हैं। शाम संभला नहीं है, उसके डिवाइड होने के, लीबिया बनने के अभी भी चांसेस मौजूद हैं। इजराइल घुसा हुआ है, आगे एक्सपैंड कर रहा है, बमबारी अभी भी कर रहा है, टर्की कुछ भी नहीं कर पा रहा है। और उर्दगान साहब ने अपनी गवर्नमेंट जो है वो भी डिस्टेबलाइज करवा ली है और उसमें भी इजराइल सपोर्ट कर रहा है उर्दगान के खिलाफ। ये इनके मास्टर क्लास मूव है, ठीक है। ये इन्होंने जनाब वहां पर कारनामा सर अंजाम दिया है। तो ये सारा मंजरनामा आपके सामने रखने का मकसद यह है कि ग्रेट वॉर शुरू हो चुकी है और इससे भी भयानक जंग आ रही है और इस सारे सर्कमस्टांसेस के अंदर हिजबुल्लाह को लड़ना है, यमन को लड़ना है, हमास को लड़ना है, बाकी रेजिस्टेंस तंजीमों को लड़ना है, जिसमें अंदरूनी बिट्रेयल भी है, इन ममालिक की बेहिसी और बेबसी भी है और इनकी बात का कोई एतबार भी नहीं है और ये किसी जोगे भी नहीं है। और सामने सुपर पावर्स खड़ी हैं जिनके साथ टकराना है और वो सुपर पावर्स हैं जिनके सामने कोई ज़ाब्ते, कोई इंटरनेशनल लॉ, कोई कायदे कवानीन दायरे मानी नहीं रखते हैं। जालिम तरीन ताकतों से इस वक्त सामना करना है और अपनों की बेट्रेयल भी आपके सामने है। तो ये एक इस वक्त का मंजरनामा है जिसके अंदर ये जंग लड़ी जानी है। ज्यादा भयानक जंग आगे आ रही है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस सब के बावजूद इसराइल को शिकस्त होने वाली है। इस सब के बावजूद इसराइल को जब शिकस्त होने वाली है और ये जंग खत्म नहीं होगी। जैसा कि चीन ने कहा कि अगर फलस्तीनी रियासत यहां पर नहीं बनती तो ये भूल जाएं कि ये यहां पर कोई सेटलमेंट कर लेंगे या इसराइल सिक्योर हो जाएगा, ये भूल जाए। इसमें इसराइल जब वो किसी तौर पर अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगा, बावजूद इसके कि इधर से भी बिट्रेल है, इसके बावजूद नहीं कामयाब होगा। यमन की एक तो मिसाल आप देखिए, यमन जिस तरह से लड़ रहा है और अमेरिका को शिकस्त दे रहा है, ये इस बात का सबूत है कि इनके गोल्स कभी अचीव नहीं होंगे। फलस्तीनी आप देखिए जिस तरह से रेजिस्ट कर रहे हैं, फलस्तीनी लोग और हमास जिस तरह से रेजिस्ट कर रही है और उनको डिस्प्लेस जब नहीं किया जा सका। और अभी एक नई रिपोर्ट के मुताबिक अगर इसराइल 2-4 लाख फलस्तीनियों को डिस्प्लेस कर भी देता है तो ये इसराइल की और बड़ी गलती होगी, क्योंकि वो बाहर रहकर और ट्रेनिंग हासिल करेंगे और असले हासिल करेंगे और ये फर्क नहीं पड़ता कि उनको असला ईरान देगा या कौन देगा, बहुत है देने वाले आ जाते हैं, हर वक्त में कोई ना कोई मौजूद होता है। वो और ट्रेनिंग लेकर फिर हमलावर जो वो होंगे इसराइल के ऊपर। अब आपने देखा ना कि यमन 2000 किलोमीटर दूर बैठकर भी हमला कर सकता है, तो फिर ये दोबारा से जब वो हमलावर होंगे इसराइल के ऊपर। और फिर देखिए ये डिस्प्लेस करने में भी इसराइल को कई सालों की जंग चाहिए, 1 साल 2 साल 3 साल। तो क्या इसराइल सरवाइव कर सकता है 2 साल की जंग, जो इस वक्त इसराइल की अंदरूनी सूरत हाल है, जो वो खाना जंगी की तरफ जा रहा है। फिर ट्रंप खुद कितनी देर सर्वाइव करता है, वो 4 साल निकालता है या नहीं निकालता, ठीक है। और अभी गजा से फिर रॉकेट्स फायर हो गए, अब जरा अंदाजा करें, बराज ऑफ रॉकेट्स है वो गजा से इस वक्त फायर किया गया इसराइल के ऊपर और रेजिस्टेंस ने इसका एविडेंस दिया है कि हम यहां पर मौजूद हैं और पूरी ताकत के साथ मौजूद हैं। तो वो 6 महीने 1 साल तो कम से कम इसराइल के साथ लड़ ही सकते हैं। तो क्या इसराइली इसको जंग को इतनी देर चला सकता है? और ये अरब गवर्नमेंट्स कब तक बर्दाश्त करेंगी? अरब स्ट्रीट एंगर, ये मतलब कब तक इसको ये जारी रखेंगे? ये कोई 2-4 दिनों का तो मामला नहीं है। तो ट्रंप की सरपरस्ती के अंदर इसराइल अपनी तमाम ताकत और आखिरी अटेम्प्ट कर रहा है फलस्तीन को हराने की, उनको डिस्प्लेस करने की। अगर फलस्तीनी ट्रंप के इस दौर को सरवाइव कर गए, चाहे ये 1 साल दौर चलता है, 2 साल चलता है या 4 साल चलता है, जितना भी ये चलता है, अगर फलस्तीनी इसको सरवाइव कर गए, दैट वुड बी द कंप्लीट डिफीट ऑफ इसराइल, ठीक है। उसके बाद तक दुनिया बहुत मजीद बदल चुकी होगी, तो ये मुकम्मल इसराइल की जो है वो डिफीट होगी। तो इस
दायरे के अंदर जो है वो रेजिस्टेंस लड़ रही है, और ये इस वक्त की सूरत हाल है। ईरान की इस वक्त सूरत हाल ये हम देख रहे हैं, तेजी के साथ जंग का मामला है, और अगले हफ्ते 10 दिनों में, 20 दिनों में, 1 महीने में इसके अंदर अंदर जंग का खदशा है, और हालात ये है कि अगले लम्हे भी अमेरिका का अटैक हो सकता है। रशिया की बड़ी खतरनाक वार्निंग अमेरिका को जारी हुई है। रशिया हैज वार्न्ड दैट द यूनाइटेड स्टेट्स दैट स्ट्राइक्स अगेंस्ट ईरान वुड हैव कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस। रशिया और चाइना पूरी तरह से ईरान के साथ खड़े हैं, और अगर अमेरिका अटैक करेगा तो इन दो ममालिक से भी अमेरिका को लड़ना पड़ेगा। और साथ रशिया ने यह वार्निंग जारी की, और साथ कहा है कि अगर तुमने मुज़ाकरात करने तो हम तैयार हैं, हम तुम्हारे मुज़ाकरात करवाते हैं। रशिया ऑफर्स मेडिएशन ऑफ टॉक्स बिटवीन तेहरान एंड वाशिंगटन। तुमने मुज़ाकरात ही करना है ना, तो हम करवाते हैं, इसमें क्या है, हमला करने से बाज रहो। आखिर में जो साउथ चाइना सी के अंदर सूरत हाल पैदा हो गई है, जिसका हम पहले ही आपके सामने प्रेडिक्शन कर चुके थे, और जो सादा सी बात है जो आपको सबको समझ आ रही है कि भाई ताइवान चाइना ने लेना है। कब लेगा? जब वो ताकतवर हो जाएगा तब लेगा, ठीक है। या तो ये स्टेटस को बरकरार रहे, भाई उसको मजीद असलहा नहीं जा रहा, तो चीन 10 साल भी वेट कर सकता है। वो आहिस्ता आहिस्ता जब आहिस्ता आहिस्ता उसको, जैसे हांगकांग को शामिल कर लिया, तो ताइवान को भी आहिस्ता आहिस्ता जब वो चीन शामिल कर लेगा। लेकिन जब स्टेटस को बरकरार नहीं है, असलहा जा रहा है, एयरफोर्स जा रही है, वो मजीद ताकतवर होते चले जाने, फिर चाइना वेट नहीं कर सकता है। और बावजूद इसके कि चाइना हमला नहीं करना चाहता, उसके पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। और यही तो वो चीज है जिसको अमेरिका प्रवोक कर रहा है। जरा नोट करें, यूक्रेन में एक चीज को रशिया कबूल नहीं कर सकता था, एक चीज अगर होती तो रशिया के लिए यह अनअफोर्डेबल है, और वो नेटो की मेंबरशिप है, और अमेरिका ने वही करना चाहिए। तो असल में नेटो की मेंबरशिप की तरफ जाना रशिया को हमले की दावत देना था। तो यहां ताइवान के अंदर जो चीज चाइना कबूल नहीं कर सकता, अमेरिका वही कर रहा है। तो ये चाइना को हमले की दावत देना है, ये प्रोवोकेशन फॉर वॉर है, ये चीन के खिलाफ ऐलान जंग है कि जो चीज तुम्हें कबूल ही नहीं है हम वही करेंगे तुम्हारे साथ। तो ये तो अफोर्डेबल नहीं। तो इसलिए बहुत बड़ी जंगी मशकें आगाज हो गई हैं, जंगी बेड़े और त्यारे, और घेर लिया गया है ताइवान को, बाकायदा घेर लिया गया है। अब ये मजीद पीछे से कितने आते हैं, लेकिन इस वक्त भी पूरी तरह से ताइवान को घेर लिया गया है। और वो एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ 27 किलोमीटर दूर पहुंच गया है। नेवर एवर सो क्लोज टू ताइवान, मतलब वो तो इतना करीब आ गया ना, जब हमला होगा तो इतने ही करीब आएगा एयरक्राफ्ट कैरियर। चाइना कंडक्ट्स लार्ज स्केल मिलिट्री ड्रिल्स सिमुलेटिंग सीज ऑफ ताइवान। सीज, मुकम्मल मुहासरा कर लिया गया ताइवान का। चाइना डिप्लॉयड इट्स आर्मी, नेवी, एयर एंड रॉकेट फोर्सेस इन द कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स टू इनसर्कल ताइवान। तमाम उनके रिसोर्सेज यहां पर डिप्लॉय हो गए, ताइवान को घेर लिया गया है। एक्सटेंसिव मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही हैं। प्रिपरेशंस फॉर इन्फोर्सिंग अ ब्लॉकेड टू द सेल्फ रूल आइलैंड। पूरी तैयारी इसमें की जा रही है कि ताइवान को कैसे मुकम्मल तौर पर ब्लॉकेड इसका करना है। जैसे पुराने जमानों में किले को घेर लिया जाता था, शहर को घेर लिया जाता था, वही ताइवान के साथ किया जा रहा है। चाइना हैड डिप्लॉयड 19 वॉरशिप्स, और ये मई 2024 से ये सबसे बड़े हैं। मई 2024 में चाइना ने 27 वॉरशिप्स भेजे थे, और अभी उनके 19 पहुंच गए हैं, और इससे ज्यादा मुतवक्के हैं, पीछे से मजीद आ सकते हैं। Stern warning and forceful deterrence involved sea-air combat readiness patrols, joint seizure of comprehensive superiority। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या प्रैक्टिस किया जा रहा है? Closing in on Taiwan Island from multiple directions। अगर ताइवान का जजीरा बंद करना हो मल्टीपल डायरेक्शन से, कि कोई चीज उसके अंदर नहीं जाएगी, कोई वहां से बाहर नहीं आएगी, उसको कैसे बंद करना है पूरे जजीरे को, वो प्रैक्टिस इस वक्त किया जा रहा है। इसका टाइटल ही उन्होंने रखा है जंगी मशकों का, क्लोजिंग इन। पूरी तरह से उसको बंद किया जा रहा है। चाइनीज मिलिट्री कंडक्ट ड्रिल्स अराउंड ताइवान सिमुलेटिंग एयर इंटरसेप्ट एंड शेलिंग ऑफ नेवल एंड ग्राउंड टारगेट्स। कैसे नेवल टारगेट्स को, कैसे ग्राउंड टारगेट्स को निशाना बनाना है। अ चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर सेल्ड विद इन 24 नॉटिकल माइल्स, जो कि 27 माइल्स बनते हैं, ये नॉटिकल माइल्स, ये समंदर के उस पानी को मापने के लिए। इन एन अनप्रेसिडेंटेड अप्रोच, never ever this happened. We urge Washington to stop interfering in our internal affairs and we will take necessary countermeasures। वाशिंगटन बाज रहे इस तरह के मामलात करने में। देखिए ताइवान में क्या एस्टिमेट लगाया जाता है, जब भी ये जंगी मशकें होती हैं, अब ये पिछले 1 साल से होना शुरू हुई हैं, अब ये इसी जंग के दरमियान होना शुरू हुई हैं, जिसमें पहली बार इसी जंग के दरमियान हमने देखा है कि ताइवान को पहली बार घेरा गया। अच्छा, ताइवान में ये एस्टिमेट है और अमेरिका में ये एस्टिमेट है कि एनी टाइम ये जंगी मशकें जो है वो रियल इन्वेजन में बदल सकती हैं। मतलब आप देखें ना, इन्वेजन करने के लिए जो चीजें चाहिए होती है, एयरक्राफ्ट कैरियर, जंगी बेड़े, एयरक्राफ्ट्स, ये सारे तो वो भेजते हैं। तो क्या पता कि वो जंगी मशकों को इन्वेजन के अंदर तब्दील कर दें। भाई ताइवान को कैसे इंटेलिजेंस मिलेगी
जैसे पर्ल हार्बर पर भी तो सरप्राइज अटैक हुआ था ना, तो कभी भी चाइना इन जंगी मशकों को सरप्राइज अटैक में बदल सकता है। क्योंकि इस वक्त चाइना ना जंग चाहता है, ना उसमें दिलचस्पी रखता है, ना इस वक्त उसके लिए शायद सूटेबल हो ये जंग। लेकिन ये फिर होता ना कि रशिया के लिए भी तो यूक्रेन की वॉर सूटेबल नहीं थी, और तमाम इशारे ऑन पेपर ये थे कि रशिया ने सबसे बड़ी गलती कर दी है। जैसे उसने अफगानिस्तान में सबसे बड़ी गलती की थी, तो ये रशिया को मजीद टुकड़े कर देगा, तो नतीजा तो कुछ और निकला। तो इसलिए अब भी ऑन पेपर चाइना को ये जंग शूट नहीं करती है, लेकिन हर कौमों की अपनी अपनी डिग्निटी भी तो होती है, कुछ रेड लाइंस भी तो होती है जिनके ऊपर वो कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। इसलिए ताइवान में ये खतरा है कि एनी टाइम, यानी आज भी ये इन्वेजन हो सकती है, ये 4 महीने बाद ऐसी जंगी मशकें हों, और फिर ये जो अभी वो आए हैं, क्या ये कल वापस चले जाएंगे या यहीं पर वो रहते हैं 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, आगे पता नहीं क्या सूरत हाल बनती है। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि खुद चाइना कह रहा है कि हम ये उसी अंदाज में कर रहे हैं कि जब ताइवान के ऊपर हमने हमला करना है तो घेरना कैसे है। हमला उनके मुताबिक ये होगा कि पहले इसको मुहासरा किया जाएगा, कोई चीज अंदर बाहर नहीं जाएगी, चाहे वो 6 महीने मुहासरा रहे, चाहे वो साल रहे, और फिर ताकि खुद ही ताइवान सरेंडर कर दे। ये पहली उनकी बुनियादी स्ट्रेटजी होगी, अनटिल एंड अनलेस के आगे से ताइवान हमला कर दे या अमेरिका इंटरवेंशन कर दे। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राय लगा करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।